स्टूडेंट्स, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल गॉडफॉल क्लासेस पर। आज हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी है वो शुरू करने जा रहे हैं, जिनका पहला ही अध्याय है वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। इस अध्याय को शुरू करने से पहले जो भूगोल शब्द है उसकी परिभाषा है वो देख लेते हैं। भूगोल शब्द है वो कौन लेके आया, ये शब्द है वो देखते हैं। सबसे पहले जो भूगोल शब्द है, भूगोल शब्द है वो एक यूनानी भूगोल वेता थे। यूनानी या जो ग्रीक है, यूनानी या जो ग्रीक भूगोल वेता है, जो ग्रीक भूगोल वेता है वो इस शब्द को लेके आए थे। यानी भूगोल शब्द है तो सबसे पहले कौन, यूनानी या जो ग्रीक भूगोल वेता है वो इसको लेके आए थे। इनका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, भूगोल का शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है, यानी भूगोल जो है वो क्या है, जियो यानी जियो और ग्राफियन। यानी जियो और ग्राफियन, भूगोल शब्द है वो क्या है, जियो और ग्राफियन, दो शब्दों से मिलके बना है। जियो का अर्थ है जियो यानी जियो का अर्थ है पृथ्वी, और जियो का अर्थ क्या है, पृथ्वी। और ग्राफियन है, इसका अर्थ है वर्णन करना। यानी भूगोल है वो क्या है, सबसे पहले जो लेके आने वाले थे वो यूनानी या ग्रीक भूगोल वेता है वो लेके आए थे, और इनके जो शाब्दिक अर्थ है यानी इन दो शब्दों से मिलके भूगोल शब्द है वो बना है। तो ये है बच्चों जियो और ग्राफियन। यानी जियो का अर्थ है वो क्या हो गया, जियो का अर्थ है वो हो गया पृथ्वी, जियो का अर्थ वो क्या हो गया, पृथ्वी। और ग्राफियन जो है उनका अर्थ होता है वर्णन करना। यानी तो फिर परिभाषा है वो क्या बनेगी, पृथ्वी के बारे में वर्णन करने वाला। यानी इसका अर्थ क्या हो गया, छोटी सी परिभाषा बनेगी, पृथ्वी के बारे में वर्णन करने वाला। एक आगे है, जैसे ये भूगोल शब्द है इसका जनक है वो किसे माना जाता है, भूगोल शब्द का जनक, भूगोल जो शब्द है इसका जनक, ये जो भूगोल शब्द का जनक है यानी फादर ऑफ जियोग्राफी है वो किसे माना जाता है, इरेटोस्थनीज किसे माना जाता है, इरेटोस्थनीज। भूगोल जो शब्द है इसका जनक कह दिया, इसका पिता है वो किसे माना जाता है, इरेटोस्थनीज। और भूगोल का जो जनक है, ये तो भूगोल शब्द का जनक है, ये तो क्या है, भूगोल जो शब्द है, भूगोल शब्द का जनक। और जो भूगोल है, भूगोल का जनक, जो भूगोल का जनक है वो हम किसे मानेंगे, हिकेटियस को। किसे मानेंगे, हिकेटियस को, हिकेटियस। यानी इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है बच्चों, इनमें क्या है, कंफ्यूजन है। भूगोल जो शब्द है इसका जनक तो किसे मानेंगे, इरेटोस्थनीज को। किसे मानेंगे, इरेटोस्थनीज को। और जो भूगोल का जनक है वो किसे मानेंगे, भूगोल का जनक है वो किसे मानेंगे, हिकेटियस को। यानी ये क्या है, थोड़ा सा वर्णन है भूगोल के बारे में। अब अपने को क्या है, जो लेसन अपना उसको शुरू करना है। यानी एक बार फिर मैं दोहरा देता हूं कि जो भूगोल शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जियो और ग्राफियन। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफियन का अर्थ है वर्णन करने वाला। ग्राफियन का अर्थ क्या हो गया, वर्णन करने वाला। भूगोल विषय को लेके आने वाले कौन थे, वो है यूनानी भूगोल वेता या ग्रीक जो भूगोल वेता है वो इनको लेके आने वाले थे। अब क्या है, जो भूगोल है
उनके बारे में पढ़ना है। यानी भूगोल है, इनके बारे में पढ़ना। इनके दो पार्ट है, ये भूगोल है, इनके दो पार्ट हो गए। एक पार्ट है भौतिक भूगोल। पहला जो पार्ट है वो क्या है? भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल। और दूसरे पार्ट का नाम है, दूसरे पार्ट का नाम क्या है? मानव भूगोल। मानव भूगोल। पहले का यानी भूगोल को दो पार्टों में बांट दिया। दो पार्टों में पहले पार्ट का नाम हो गया भौतिक भूगोल, दूसरे का नाम हो गया मानव भूगोल। यानी ये इसका अध्ययन है भौतिक भूगोल का। ये कक्षा 11 में आप पढ़ के आए हो भौतिक भूगोल का अध्ययन। और ये जो मानव भूगोल है इसका अध्ययन हमें कक्षा 12 में करना है। अब बात क्या आती है? बात ये आती है बच्चों कि भौतिक भूगोल है वो कौन सा होता है या इसके एग्जाम्पल क्या है। तो भौतिक भूगोल में हम लोग किसे लेंगे? भौतिक भूगोल में जैसे नदी है, नाले हैं, पर्वत है, पठार है, ये सब के सब क्या है? किसमें आ जाएंगे? भौतिक भूगोल में आ जाएंगे। यानी जैसे एग्जाम्पल के, यानी कोई नदी है, नाले हैं, पर्वत है, पठार है, ये आदि। यानी ये सब किस में आ गए? ये भौतिक भूगोल में आ गए। नदी, नाले, पर्वत, पठार आदि ये सब किस में आ गए? ये सब अब भौतिक भूगोल में आ गए। बात करते हैं अपने को क्या पढ़ना है। अपने को आज मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? मानव भूगोल के बारे में पढ़ना है। अब मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल है वो प्रकृति, मानव भूगोल है वो प्रकृति और जो मानव है उनके बीच का अंतर संबंध है। यानी प्रकृति और मानव के अंतर संबंधों का अध्ययन है। अंतर यानी प्रकृति और मानव है उनके अंतर संबंधों का अध्ययन है हुआ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, जैसे ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, ये एक पेड़ है, पेड़ और मानव है, ये मानव है। इनके बीच जो अंतर संबंध है, अंतर संबंध है, यानी ये पेड़ और ये जो मानव है उनके बीच जो अंतर संबंध है। यानी कैसे? जैसे ये पेड़ है वो मानव के लिए किस प्रकार से उपयोगी है, किसका इनके बीच के संबंध क्या है? जैसे पेड़ है वो मानव को हवा देता है, फल देता है, लकड़ी देता है। तो ये सब क्या है? इनके बीच जो अंतर संबंध है वो क्या है? मानव भूगोल में आता है। ये किस में आएगा? ये मानव भूगोल है उसमें आएगा। तो ये क्या? इसको इसके अंतर संबंधों को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? इनके अंतर संबंधों को दर्शाता है। अब अपने को पढ़ना है आगे मानव जो भूगोल है, मानव जो भूगोल है यानी ये जो मानव भूगोल है ये इसका केंद्र बिंदु क्या है? जो मानव भूगोल है इसका केंद्र बिंदु, यानी जो मानव भूगोल है, भूगोल है, इसका जो केंद्र है, केंद्र बिंदु, इसका केंद्र बिंदु है वो क्या है? किसको मानेंगे? केंद्र बिंदु है वो हमें मानव को मानेंगे। किसको माने? यानी मानव भूगोल, इसका केंद्र बिंदु क्या है? मानव है। यानी ये क्या है? इसके नाम में ही छिपा है। इसका केंद्र बिंदु क्या है? मानव है, इसके नाम में छिपा है। या क्या है? इसके क्रियाकलाप कह सकते हो। यानी मानव है, इसके क्या कह सकते हैं? क्रियाकलाप। क्रियाकलाप यानी मानव भूगोल है उसका केंद्र बिंदु है। कई बार बीच से क्वेश्चन बढ़ जाता है कि मानव भूगोल उसका केंद्र बिंदु क्या है? तो क्या है? मानव है।
यानी इसी के इर्द गिर्द वो घूमता रहता है, या इसका जो मानव है इसके क्रियाकलाप है वो इसके केंद्र बिंदु में आते हैं। अब ये क्या है, इसका जो जन्म व विकास है, यानी इसका जो मानव भूगोल इसका जन्म व विकास, जन्म व विकास है वो क्या है, कब से माना जाता है, वो 18वीं सदी से माना जाता है, 18वीं सदी से माना जाता है। यानी जो मानव भूगोल है इसका जन्म और विकास है वो क्या है, 18वीं सदी से माना जाता है। कब से माना जाता है, 18वीं सदी से माना जाता है। अब की बात करें, यानी आधुनिक समय का जो भूगोल है उसका जनक है वो कौन है, यानी आधुनिक समय का, आधुनिक समय में भूगोल का जनक, में भूगोल का जनक वो किसको माना जाता है, वो रेटजेल को मानते हैं। कौन है, बीच से क्वेश्चन आ जाता है कई बार, आधुनिक समय के जो भूगोलवेता है वो किसे माना जाता है, वो किसको मानेंगे, वो मानेंगे फ्रेडरिक रेटजेल को। किसको मानेंगे, रेटजेल क्या दिया, फ्रेडरिक रेटजेल, इनका पूरा नाम हो गया रेटजेल, फ्रेडरिक रेटजेल। यानी आधुनिक समय उसके भूगोलवेता है वो कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। एक नंबर का क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आते हैं इस लेसन से, एक नंबर का क्वेश्चन है वो बन सकता है आपके लिए कि आधुनिक समय का भूगोलवेता है वो कौन है, फ्रेडरिक रेटजेल। बात ये आती है बच्चों, फ्रेडरिक रेटजेल है वो कहां से संबंध रखते थे, किस देश की थे। फ्रेडरिक रेटजेल है वो जर्मनी के थे। कहां के थे, जर्मनी के थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी जर्मनी के थे, जर्मनी कहां के थे, जर्मनी के थे। फ्रेडरिक रेटजेल है वो कहां के थे, जर्मनी के थे। इन्होंने क्या है, एक पुस्तक है वो लिखी है, इन्होंने क्या है, एक पुस्तक है वो लिखी है, इन्होंने क्या है, एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है, जो बहुत प्रसिद्ध है, यानी इनकी पुस्तक का नाम है वो है, ये भी एक दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका क्या नाम है, इनका नाम है एंथ्रोपोजोग्राफिया। क्या नाम है, एंथ्रोपोजोग्राफिया, एंथ्रोपोजोग्राफिया, यानी इनकी पुस्तक का क्या नाम है, एंथ्रोपोजोग्राफिया। ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। अब है, इन्होंने परिभाषा क्या दी है, इन्होंने मानव भूगोल के बारे में परिभाषा है वो क्या दी है, यानी इनके द्वारा, यानी रेटजेल द्वारा जो परिभाषा दी गई है वो क्या है, यानी ये क्या है, मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल, यानी मानव भूगोल, मानव समाज और इनके, मानव भूगोल, मानव समाज और इनके धरातल के बीच संबंधों, यानी मानव भूगोल, मानव समाज व इनके जो धरातल, इनके धरातल के बीच, यानी मानव भूगोल है वो मानव समाज व इनके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है, धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। क्या है, इनकी द्वारा दी गई परिभाषा है वो क्या है, मानव भूगोल, मानव समाज और इनके धरातल के बीच संबंधों का अध्ययन है। ये इनके द्वारा दी गई परिभाषा है। यानी ये पूछ ले
क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा। इनसे क्या क्वेश्चन बनेगा, छोटे दो क्वेश्चन बनेंगे। या तो रेट जेल है उनकी प्रसिद्ध या रेट जेल द्वारा रचित पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफिया, या इनकी द्वारा दी गई परिभाषा है वो पूछते हैं। तो मानव भूगोल और मानव समाज व इनके धरातल के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन है, वो क्या है, इनके द्वारा दी गई परिभाषा है। अब क्या है, ये जो रेट जेल थे यानी फ्रेटिक रेट जेल थे, इनकी एक शिष्या थी, स्टूडेंट थी, यानी फ्रेटिक रेट जेल थे उनकी एक शिष्या थी। उनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था एलन सैम्पल। क्या नाम था, एलन सैम्पल। एलन सैम्पल यानी एलन सैम्पल है वो कहां से संबंध रखती थी, एलन सैम्पल है वो अमेरिका से। अमेरिका से इन्होंने भी एक परिभाषा दी है, इन्होंने भी क्या एक परिभाषा है वो दी है। एलन सैम्पल द्वारा दी गई परिभाषा है वो क्या है, एलन सैम्पल द्वारा दी गई परिभाषा मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं। एलन सैम्पल द्वारा दी गई जो परिभाषा है वो है, इन्होंने क्या है, इन्होंने जो रेट जेल ने जो परिभाषा दी उन्हें परिभाषा में थोड़ा सा वर्धे किया है। इन्होंने क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है। एलन सैम्पल यानी मानव भूगोल है वो चंचल मानव, और इन्होंने परिभाषा क्या दी है कि मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल चंचल मानव और चंचल 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 मानव, चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के बीच, चंचल मानव और चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी, पृथ्वी के बीच पारस्परिक जो संबंधों का अध्ययन है, यानी पृथ्वी के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। अध्ययन है, क्या है, पारस्परिक यानी क्या है, इस परिभाषा को देखते हैं कि मानव भूगोल चंचल मानव और जो अस्थायी पृथ्वी है, यानी इन्होंने क्या दी परिभाषा कि मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी है, इनके बीच क्या संबंध है, यानी क्या है, इनके बीच क्या संबंध है, उन्होंने इनको बताया है। तो आगे देखते हैं क्या है, जैसे इन्होंने रेट जेल ने तो बताया कि मानव समाज और उनके धरातल के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन है, और ये जो इनकी शिष्या है, इनकी जो स्टूडेंट है, इनकी जो चेली है, वो कहीं क्या है, जो मानव भूगोल है वो क्या है, चंचल जो मानव है, यानी जो क्रियाशील कहते हैं हम, चंचल का मतलब क्या है, जो क्रियाशील मानव है, और जो अस्थायी पृथ्वी है, यानी जो क्रियाशील मानव है और जो अस्थायी पृथ्वी है, उनके बीच में क्या है, आपस में संबंधों का वर्णन है वो करती है। इन्होंने इसके परिभाषा है वो दी है, तो ये इनके द्वारा दी गई परिभाषा है। अब क्या है, अलग अलग भूगोल वेताओं के जो विचारधाराएं है वो पढ़नी है, यानी इनकी 3 विचारधाराएं दी गई है वो पढ़नी है। यानी जो विचारधाराएं दी गई है, 3 विचारधाराएं है वो आपकी बुक में देखिए। नंबर 1 पे जो अपने को देखनी है वो है पर्यावरणीय निश्चयवाद। कौन सी है, पर्यावरणीय
पर्यावरणीय निश्चयवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद या दूसरा नाम इसका नियतिवाद। पर्यावरणीय निश्चयवाद या नियतिवाद, यानी ये विचारधारा है वो क्या बताती है। ये विचारधारा है, इनको रटना नहीं बच्चों, इनको सिर्फ समझना है। इनसे एक क्वेश्चन लगभग आ जाता है, यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है, तो ये समझना है। 3 भूगोल वेता है, तीनों ने अलग अलग इसकी परिभाषा है वो दी है। तो देखते हैं पर्यावरणीय निश्चयवाद है ये क्या है। शब्द से ही पता चल रहा है, यानी ये क्या बताते हैं, ये बताता है कि ये मनुष्य है वो प्रारंभिक अवस्था से ही क्या है, प्रकृति, यानी क्या है, प्रारंभिक अवस्था से क्या है, प्रकृति का दास कह सकते हो। यानी ये परिभाषा के हिसाब से क्या है कि ये प्रकृति है वो मानव पर राज्य करती थी, ये कह सकते हो। यानी मानव है वो क्या है, प्रकृति का दास है। प्रकृति जैसे मानव को चलाती थी वैसे मानव है वो चलता था। ये इस परिभाषा के हिसाब से है। जैसे इसकी परिभाषा है वो लिखते हैं कि क्या बढ़ेंगे, कि इसकी परिभाषा बढ़ेगी कि मनुष्य है वो प्रारंभिक अवस्था से ही प्रकृति के अनुसार है वो जीता। क्या है कि मनुष्य प्रारंभिक अवस्था से ही, यानी शुरू से ही मनुष्य है वो शुरू से ही क्या है, प्रकृति के अनुसार है वो अपना जीवन है जीता। शुरू से ही प्रकृति के अनुसार अपना जीवन यापन करता था। ये कह सकते हो क्या है, अपना जीवन जीता था या जीवन यापन करता था, जीवन जीता था, अपना जीवन वो जीता था। प्रकृति के अनुसार ही उसे क्या है, ढालना पड़ता था। मनुष्य को क्या है, प्रकृति के अनुसार ही ढलना पड़ता था। जैसे प्रकृति उसको चलाती थी वैसे है वो चलना पड़ता था। यानी जब आदि मानव था तब प्रकृति के अनुसार उसे जीवन जीना पड़ता था, प्रकृति के अनुसार उसे ढलना पड़ता था। ये क्या, प्रकृति के अनुसार उसे ढलना पड़ता था। ठीक है, क्या है कि मनुष्य वो शुरू से ही प्रकृति के अनुसार अपना जीवन है वो जीता था। प्रकृति के अनुसार उसे क्या है, ढलना पड़ता था। यानी जैसे प्रकृति उसको चलाती थी, जैसे प्रकृति उसको सिखाती थी वैसे उसको सीखना पड़ता था। यानी पर्यावरणीय निश्चयवाद में ये कह सकते हो कि क्या है, प्रकृति है वो स्वामी थी और मानव है उसका दास था। ये कह सकते हो। ये क्या है, विचारधारा है वो दी है पर्यावरणीय निश्चयवाद। यानी यही परिभाषा है कि मनुष्य प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जीता था, प्रकृति के अनुसार उसे ढलना पड़ता था। उसे हम क्या है, क्या कह सकते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद है। क्या है वो, पर्यावरणीय निश्चयवाद है। इसी तरह से उसकी दूसरी विचारधारा है वो है संभववाद। दूसरी जो विचारधारा है उसका नाम है संभववाद। यानी 2 नंबर जो विचारधारा है वो क्या है, संभववाद। संभववाद ये विचारधारा है, इसके जनक मानते हैं विडाल डी ला ब्लास। इसको
विडाल डे ला ब्लास। विडाल डे ला ब्लास, ये क्या है? संभववाद के जनक है, वो है, या ये जो विचारधारा है वो किसने दी? ये क्वेश्चन आ जाएगा, संभववाद विचारधारा है वो किसने दी? तो क्या लिखोगे? विडाल डे ला ब्लास ने। किसने? विडाल डे ला ब्लास ने। कहां के थे ये थे बच्चों फ्रांस के। ये कहां के थे? ये थे फ्रांस के। अब ये क्या कहता है? ये जो विचारधारा है, ये यानी विडाल डे ला ब्लास है, वो कहता है बच्चों क्या? कि ये कहता है कि मैं आपसे संतुष्ट नहीं हूं। यानी ये क्या है? जो पर्यावरणीय निश्चयवाद है उसके विपरीत बातें बताता है। वो तो कहता है कि प्रकृति स्वामी है, मानव को प्रकृति जैसे चलाएगी वैसे ही चलना पड़ेगा। विडाल डे ला ब्लास कहता है कि मानव है वो ही सर्वोपरि है, वो प्रकृति को चलाएगा। वो क्या है? ये बातें संभववाद में बताता है। धीरे धीरे क्या है? मानव ने वो बातें संभव करना शुरू कर दी। यानी ये क्या है? धीरे धीरे मनुष्य वो प्रकृति के नियमों को समझने लगा। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? कि मनुष्य है वो धीरे धीरे प्रकृति के नियमों को समझने लगा। यानी मनुष्य है वो धीरे धीरे क्या है? प्रकृति के नियमों को समझने लगा और उन नियमों को समझ के उसने क्या है? प्रौद्योगिकी, यानी नियमों को समझने लगा और मानव ने प्रौद्योगिकी, मानव ने क्या है? प्रौद्योगिकी का विकास है वो कर दिया। प्रौद्योगिकी का विकास कर दिया और प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने लगा। यानी क्या है? प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने लगा। उसने क्या? प्रौद्योगिकी, यानी जो टेक्नोलॉजी कह सकते हैं। यानी धीरे धीरे क्या है? मनुष्य शिक्षित होने लगा। उसके साथ ही क्या है? उन्होंने नई नई आविष्कारों को, नई नई तकनीकों को विकास वो किया। तो फिर क्या है? मनुष्य प्रकृति को अपने हिसाब से चलाने लगा। ये क्या है? ये कौन कहता है? ये विडाल डे ला ब्लास है वो कहते हैं अपनी विचारधारा संभववाद में। ये किसमें? संभववाद में। ये संभववाद की विचारधारा है या इसकी परिभाषा वो कह सकते हैं किसके द्वारा दी गई? क्वेश्चन क्या बढ़ेगा? क्वेश्चन इससे दो ही बढ़ेंगे कि संभववाद विचारधारा है वो किसके द्वारा दी गई? विडाल डे ला ब्लास के द्वारा दी गई। ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने क्या है? इसके विपरीत बता दिया। इसके विपरीत जो पहले हमने पढ़ी थी पर्यावरण निश्चयवाद, उसके विपरीत बता दिया। क्या है? कि इसमें सर्वोपरि कौन है? इसमें सर्वोपरि है वो मानव है। मानव है वो प्रकृति को अपने हिसाब से चलाता है, ये इसमें बताता है। और उन्होंने क्या है? प्रौद्योगिकी का विकास है वो कर दिया। ये बातें बताते हैं फ्रांस के भूगोलवेत्ता विडाल डे ला ब्लास। यानी इसके बाद इसकी जो तीसरी जो विचारधाराएं हैं, तीसरी विचारधारा है वो है, उनका नाम है नवनिश्चयवाद। उनका क्या नाम है? नवनिश्चयवाद। उनका क्या नाम है? नवनिश्चयवाद। नवनिश्चयवाद आगे की विचारधारा, इसका क्या नाम है? नवनिश्चयवाद या आधुनिक विचारधारा भी कह सकते हैं, या आधुनिक, यानी ये लिख देता हूं आधुनिक। आधुनिक विचारधारा, आधुनिक निश्चयवाद विचारधारा।
आधुनिक निश्चयवाद विचारधारा। ये जो है वो क्या आधुनिक निश्चयवाद विचारधारा है। ये किसने दिया? ये इनका जो नाम था वो था, इनका नाम ग्रिफिथ टेलर। इनका क्या नाम था? ग्रिफिथ टेलर। इनका क्या नाम था? इनका नाम था बच्चों ग्रिफिथ टेलर। यानी क्वेश्चन, फिर वही बात, क्वेश्चन कौन सा बढ़ेगा? क्वेश्चन वही बढ़ेगा कि ये जो नवनिश्चयवाद जो विचारधारा है उसका जनक कौन है? ग्रिफिथ टेलर। यानी ये किसके द्वारा दी गई? ये किसके द्वारा दी गई? ये ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दी गई। ये कहाँ के रहने वाले थे? क्वेश्चन क्या है? वो फ्रांस के थे। तो ये कहाँ के हैं? ये है वो अमेरिका के। ये कहाँ के रहने वाले हैं बच्चों? अमेरिका के। अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने अपनी विचारधारा में क्या बताया? इन्होंने अपनी विचारधारा में क्या बताया? इन्होंने अपनी विचारधारा है उनमें इन दोनों के अलग बता दिया। उन्होंने कहा कि भाई मैं तो आपसे सहमत है वो नहीं हूं। उन्होंने क्या बताया कि मैं तो आपसे सहमत नहीं हूं, मैं आपकी दोनों विचारधाराओं से ही सहमत नहीं हूं, मैं एक अपनी अलग ही क्या है विचारधारा है वो रखूंगा, लेकिन मैं क्या है आपको नाराज भी नहीं करूंगा। नाराज का मतलब क्या है? मैं दोनों को क्या है जोड़ दूंगा। मैं दोनों को जोड़ के अपनी एक परिभाषा है वो विचारधारा है वो दूंगा। तो उन्होंने वैसे क्या है बोला कि मेरा काम भी यही है, मैं टेलर हूं, मेरा तो काम भी सिलने का है, मैं दोनों को जोड़ दूंगा। जैसे मैं कपड़े सिलता हूं जोड़ता हूं, उसी प्रकार से आपकी जो विचारधारा है दोनों को जोड़ के अपनी विचारधारा है वो बढ़ाऊंगा। तो उन्होंने क्या है अपनी विचारधारा है वो क्या बढ़ाई? उन्होंने कहा कि नवनिश्चयवाद है वो प्रकृति यानी क्या बताया उन्होंने बताया कि इनकी विचारधारा वो नवनिश्चयवाद विचारधारा है वो क्या है वो बताता है कि प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता, यानी क्या है नवनिश्चयवाद के अनुसार प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता प्रकृति पे पूर्ण निर्भरता और प्रकृति के अति दोहन, पूर्ण निर्भरता और प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता और क्या है अति दोहन, और प्रकृति का अति दोहन क्या है अनुसार के प्रकृति पूर्ण निर्भरता और प्रकृति का अति दोहन है वो है, यानी निर्भरता और प्रकृति का अति दोहन दोनों का निषेध करता हूं। अति दोहन दोनों का निषेध करता हूं। उन्होंने क्या कहा कि मैं दोनों का क्या है निषेध करता हूं, मैं दोनों को नहीं मानता तथा उनके मध्य मार्ग को अपनाता हूं। उन्होंने इनकी क्या है कि मैं दोनों के जो मध्य मार्ग है वो उनको अपनाता हूं, यानी उनके मध्य मार्ग है वो मार्ग को अपनाने का सुझाव देता हूं। यानी ये क्या है ये कहता है कि दोनों के अलावा, यानी क्या है दोनों के अलावा, यानी जो प्रकृति है और जो प्रकृति पर पूर्ण निर्भरता होगी, एक तो क्या है प्रकृति पे पूर्ण निर्भरता नहीं, एक क्या है इनका जो अति दोहन है, यानी आप इनका ज्यादा उपयोग कर रहे हो, इनका अति दोहन कर रहे हो, ये दोनों है वो इन दोनों के बीच का जो संबंध है उन्होंने क्या है इस पे बल दिया। यानी क्या है मनुष्य को पूर्ण रूप से प्रकृति पर भी निर्भर नहीं रहना है और उनका एक टाइम से या इसकी क्या है एक सीमा से ज्यादा है वो दोहन नहीं करना है।
क्या है, एक सीमा से ज्यादा उसका भी दोहन नहीं करना, इन क्या है, बीच का रास्ता निकालना है। ये जो विचारधारा है वो क्या है, ग्रिफिथ टेलर ने दी थी। तो ये 3 विचारधारा थी बच्चों, ये 3 विचारधारा थी। हमने क्या है पढ़ा कि ज्योग्राफी शब्द क्या है, इसकी परिभाषा क्या है और इनकी विचारधाराएं क्या है, उनकी पुस्तकों के नाम, ये सब हमें पढ़ा है। अब क्या इसकी प्रकृति और उसके विषय क्षेत्र है वो क्या है, अपने को उनका अध्ययन है वो करना है। आगे वाले वीडियो में उनका अध्ययन करेंगे, उसके जो उप क्षेत्र है वो रहेंगे, उनका अध्ययन है वो हम लोग करेंगे। वो छोटा सा लेसन है, आसान सा लेसन है। अब क्या है अपने को ये आगे वाले वीडियो में डिस्कस करना है। धन्यवाद बच्चों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस पे जो चीजें नहीं आ रही वो कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।